तो यहाँ पर ये समझना कि भाई भारत कुछ कर रहा है और अमेरिका बीच में आ जाए हमारे सपोर्ट में, ये मैं समझता हूँ ये सोच गलत है। अभी भारत वो करेगा जो भारत के हित में है, और पहले जो रेड लाइंस होती थी और वो न्यूक्लियर की धमकी देता था पाकिस्तान, वो अभी हिस्ट्री हो गई है। आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान अब किसी भी शर्त पर कर्ज लेने के लिए मजबूर हो चुका है। कर्ज मंजूरी के बाद आईएमएफ ने पाकिस्तान को फंड रिलीज करने के लिए 50 शर्तें लगाई हैं। इन शर्तों को मानने के बाद ही पाकिस्तान को कर्ज की किश्त जारी हो पाएगी। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को आर्थिक सहायता के लिए 11 नई शर्तें लगाई हैं, जिससे कुल शर्तों की संख्या 50 हो गई है। इन शर्तों में कृषि आय पर कर लगाना, संसद द्वारा 17.6 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए के बजट की मंजूरी, बिजली बिलों पर डेप्ट सर्विसिंग सरचार्ज बढ़ाना और 3 साल से पुराने उपयोग किए गए वाहनों के आयात पर प्रतिबंध हटाना शामिल है। आईएमएफ ने चेतावनी दी है कि भारत के साथ बढ़ते तनाव पाकिस्तान की वित्तीय स्थिरता, बाहर की स्थिति और सुधार लक्ष्यों के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। इसी को लेकर विदेशी मामलों के जानकार ध्रुव कटोच ने कहा है कि पाकिस्तान विचित्र देश है, जहां बजट जब बनाया जाता है तो सबसे पहले डिफेंस अपना हिस्सा ले लेती है। बचे बजट से पूरा देश चल रहा है। आईएमएफ लोन पाकिस्तान को खत्म होने से बचाने के लिए लोन दे रहा है, लेकिन जो होना है वो होकर ही रहेगा। पाकिस्तान यदि टूटना है तो उससे कोई नहीं बचा सकता। सुनिए क्या कुछ कहा है ध्रुव कटोच ने पाकिस्तान को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान फिलहाल पूरी तरह से शांत है, लेकिन वो पूरी तरह से शांत ही रहेगा, अपनी एक्टिविटीज करेगा या नहीं करेगा। इसके साथ ही अमेरिका ने जो रोल प्ले किया उसको लेकर के भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ इन सभी विषयों को लेकर के बात करने के लिए हैं सामयिक मामलों के जानकार, विशेषज्ञ विदेशी मामलों के ध्रुव कटोच जी। सर, आपसे समझना चाहेंगे, ये पूरा पहलगाम आतंकी हमले के बाद एकदम से सिनेरियो चेंज सा हुआ, अगर साउथ एशिया की बात करें, और उसमें जो अमेरिका का रोल रहा उसको लेकर के काफ़ी मतलब ऐसा कुछ देखने को मिला जिसकी उम्मीद नहीं थी। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, सबसे पहले जो साउथ एशिया में जो चेंज हुआ है ये समझना बहुत ज़रूरी है, और वो चेंज है भारत की ताकत। अभी भारत वो करेगा जो भारत के हित में है, और पहले जो रेड लाइंस होती थी और वो न्यूक्लियर की धमकी देता था पाकिस्तान, वो अभी हिस्ट्री हो गई है, वो इतिहास बन गया है। उसको हमने अपनी नई पॉलिसी डिक्लेयर कर दी है और हम नहीं सुनेंगे। दूसरी ये नई बात आ गई है कि पाकिस्तान की कोई भी जगह नहीं है जो भारत के लिए टारगेटिंग में ऑफ बाउंड्स है, किसी भी कोने पे, पंजाब प्रोविंस हो या कहीं भी हो, वो तो हमने साफ दिखा दिया है। तीसरी चीज़ ये हो गई कि भारत की मिसाइल कैपेबिलिटी इतनी मजबूत है कि हम किसी भी टारगेट को हिट कर सकते हैं, और चीन का जो उन्होंने एयर डिफेंस लगाया था वो भी यहाँ पर फेल हो गया है। और चौथी चीज़ ये आ गई है कि पाकिस्तान ने जब अपने ड्रोन और मिसाइल्स भेजे तो भारत के एयर डिफेंस ने 100% उसको पकड़ लिया। तो भारत और पाकिस्तान की स्थिति जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है जहाँ तक टेररिज्म का मामला है। ये चेंज मुझे लगता है दुनिया के कई देशों को पसंद नहीं है, क्योंकि हर एक देश जो है वो अपना इंटरेस्ट जो है वो आगे देखना चाहता है। अभी आप चीन की बात देखो, चीन चाहता है कि भारत जो है वो साउथ एशिया में ही कन्फाइंड रहे, और वो अपनी इतनी ताकत ना आ जाए, आगे ना बढ़े कि वर्ल्ड पावर बन जाए। तो चीन क्या करता है, चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है। इस समय पर चीन और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, और एक उनका इंटरेस्ट ये है कि भारत को दबा के रखना। तो चीन इस्तेमाल करता है पाकिस्तान को भारत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, और जिससे कि भारत साउथ एशिया के बीच में ही अपनी छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़ता रहे और चीन का मुकाबला ना करे। ये तो दुनिया देखती है कि हम उससे बाहर आ गए हैं। पाकिस्तान हमारे लिए कोई मायना नहीं रखता है, कोई मायने रखता है। वो छोटा सा देश है, वो अपना करता रहे। यहाँ तक कि पाकिस्तान बिल्कुल इग्नोर्ड हो गया है। भारत की जो सोच है वो तो सोच है बिल्कुल कि हम पहले एशिया में अपनी स्थिति संभालें और पूरे विश्व में। इसीलिए जो $30 ट्रिलियन की टारगेट रखी है 2047 तक जाने के लिए, जो एक बहुत लंबे विषय के बाद हमने एक इस प्रकार की प्लानिंग बनाई है, वो हम पहुंच जाएंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। दूसरा, जो जहाँ तक डिफेंस की बात है, हम ज़्यादा करके डिपेंडेंट थे दूसरों के हथियारों के। ये मैं मानता हूँ कि इस समय पर हमने S-400 रूस से लिया,
लेकिन बाकी जो आकाश सिस्टम है, जो आकाश तीर सिस्टम है, जो हमारे सैटेलाइट्स वगैरह, वो तो सब इंडिजिनस है। और ये लड़ाई ज़्यादा करके इंडिजिनस सिस्टम से लड़ी गई, जो 4 दिन की लड़ाई थी। और यहाँ पर भी भारत मजबूती पे आ गया है। अभी एक बड़ा देश है, दो जगह, एक तो अमेरिका और एक यूरोपियन यूनियन, इन दोनों की बात करना मैं समझता बहुत ज़रूरी है। अभी आप अमेरिका की बात लो। देखिए, लोग बोलते हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त है, प्रेसिडेंट ट्रंप की और प्रधानमंत्री मोदी की बहुत दोस्ती है। अरे भाई साहब, मानते हैं दोस्ती है, लेकिन जो भी काम करते हैं देश, जो बड़े बड़े देश हैं, वो अपने हक के लिए लड़ते हैं। अभी अगर आप प्रधानमंत्री मोदी को ले, वो प्रधानमंत्री मोदी भारत के हक के लिए लड़ेगा। उसी प्रकार से प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अमेरिका के लिए लड़ेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप भारत की लड़ाई में नहीं आने वाला है। उसी प्रकार से अगर प्रेसिडेंट अमेरिका की लड़ाई चीन के साथ हुई, तो भारत बीच में नहीं आएगा उस लड़ाई में। वो उनकी लड़ाई है। अगर कुछ और सिचुएशन इंडियन ओशन में आ जाए, वो बात अलग है। लेकिन अगर इनकी 1 to 1 लड़ाई है, तो हम बीच में नहीं आने वाले। तो यहाँ पर ये समझना कि भाई भारत कुछ कर रहा है और अमेरिका बीच में आ जाए हमारे सपोर्ट में, ये मैं समझता हूँ ये सोच गलत है। भारत के पास उतनी शक्ति है, जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं हम खुद उनको हल कर लेंगे। बस हम ये चाहते हैं कि अमेरिका दूसरे पक्ष को सपोर्ट ना करे मिलिटरीली, जिस प्रकार से टर्की ने सपोर्ट किया है पाकिस्तान को और चीन कर रहा है पाकिस्तान को। तो हम नहीं चाहते कि बाकी देश वो करें। बाकी तो हम भारत अपना संभाल लेगा। हम चीन और पाकिस्तान दोनों को एक साथ संभाल सकते हैं, इतनी शक्ति है हमारे में, और हम अपनी सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। सर, जो आपने बात कही, उसी बात से हम थोड़ा एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आपसे। भारत ने जो ताकत इस बार दिखाई, क्रॉस बॉर्डर तीसरी बार किया, ये 2014 से पहले नहीं होता था। आतंकी घटना होती थी, हम खाली चिल्ला के रह जाते थे, वर्ल्ड फोरम में हम अपनी बात रखते थे, लेकिन वो फिर कुछ समय बाद आतंकी घटनाएं करता था भारत में। एक तो ये क्लियर हो गया भारत की तरफ से, कुछ भी करोगे हम जवाब देंगे। इस बार बहुत आगे बढ़ के काम किया गया, और उसमें कहीं ना कहीं हमें लगता है अमेरिका को खला है। क्योंकि मैंने जो डोनाल्ड ट्रंप का पहला स्टेटमेंट, वो चौंकने के बाद आश्चर्यजनक हूं और ये सब हुआ, तो वो उसको कहीं दरोगागिरी, उसकी दादागिरी कम हुई क्या इस एक्शन से? देखिए, इस एक्शन में ये साफ हो गया है कि जो भारत ने करना है भारत करेगा। इससे पहले मैं बताता हूँ क्या होता था। अब 2016 से पहले ये कई फेज लाइंस हैं। 2016 से पहले ने, अभी मैं मानता हूँ 2014 में बीजेपी आई, लेकिन मैं 2016 तक की बात कर रहा हूँ। जो भी अटैक हुए हमने एक्शन नहीं लिया। जैसे कि पठानकोट में भी हमला हुआ था 2015 में या 2014 में, हाँ, हमने नहीं लिया। उससे पहले आप देखिए कितने भी अटैक हुए, मुंबई का, आई मीन बड़े बड़े अटैक हुए, पार्लियामेंट का अटैक हुआ, मुंबई में अटैक हुआ, कुछ नहीं किया हमने। तो पहली बार ये चेंज आई 2016 में, जब मोदी सरकार ने कहा कि ठीक है बस बहुत हो गया है, और पहली बार उन्होंने क्रॉस बॉर्डर चले गए। लेकिन अभी लोग कहते हैं पहले भी चले गए, पहले भी जाते थे। मैंने कहा हाँ, पहले भी जाते थे, लेकिन स्केल बहुत छोटी थी। इस बार जो स्केल थी वो बहुत बड़ी थी। लेकिन सबसे ज़रूरी बात 2016 में ये हुई, जब उरी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, तब वो बड़ी बात ये हुई कि हमने अगले दिन हमारे DGMO साहब मीडिया के सामने आए और अनाउंस किया कि हमने किया है। ये पूरी दुनिया को बता दिया कि हमने किया है। और पाकिस्तान कहता था कि अगर एक कदम भी भारतीय सैनिक बॉर्डर के पार रखेंगे हम न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देंगे। दूसरा, उनके एक मंत्री ने बोला था, क्योंकि हमने एक एक्शन म्यांमार में किया था, तो उन्होंने कहा हम म्यांमार नहीं हैं। तो इस एक्शन को करने के बाद हमने पाकिस्तान को बता दिया तुम म्यांमार हो और हम पार जाएंगे और तुम्हारी न्यूक्लियर धमकी से नहीं डरते। तो उसके बाद देखा आपने काफ़ी समय तक थोड़ी सी शांति रही, कोई बड़े ऑपरेशन नहीं हुए। और फिर हम 2019 को आ जाते हैं, जब उरी का अटैक हुआ। जब इसका हुआ, जिसमें हमारे सेना के 40 जवान, ये पुलवामा, जब ये पुलवामा का अटैक हुआ, उसके बदले में हमने पठानकोट किया। अभी पठानकोट में जब आप ये हमने बालाकोट का जो ऑपरेशन किया, इसको देखिए, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में नहीं था। बालाकोट जो है 100 किलोमीटर आगे खैबर पख्तूनख्वा में जाता है, वहां पर उनका टेररिस्ट कैंप हमने नष्ट कर दिया। ये एक तरफ से कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम हवाई जहाज इस्तेमाल करेंगे एक
टेररिस्ट बेस को हल करने के लिए, वहाँ पर भी पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी फेल हो गई। ये पुलवामा में जब हमारे 40 CRPF के जवान शहीद हुए इसमें, उस सुइसाइड बॉम्ब में, ये उसका जवाब था, और हमने बोल के किया कि हम इसका जवाब लेंगे। तो एक तरफ से ये रेड लाइन जो है ये आगे आगे शिफ्ट होती गई। अब जाके ये पहलगांव का जो अटैक हुआ ना, ये तो बिल्कुल कोई भी माफ नहीं कर सकता था। ये मैं कहता हूं कि कोई भी कौम इस प्रकार का हमला अगर करती है, जैसे पाकिस्तानी कौम ने ये करवाया, तो ये उस कौम को तो शर्मिंदा होना चाहिए। इतने घटिया काम कोई नहीं करता है, लेकिन पाकिस्तान को तो हम, ये ऑफ लिमिट है, वो कुछ भी कर सकता है। इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी था। इस बार जो जवाब दिया वो कभी भी पहले हमने नहीं किया था। हमने तो ना तो किसी को पूछ के किया, ना तो किसी से सलाह मशवरा किया। हमने तो सबको बोल दिया कि हम इसका जवाब देंगे। प्रधानमंत्री ने उसके 2 दिन बाद ही जब बिहार में भाषण दे रहे थे, वहीं पर उन्होंने बोल दिया कि इसका बदला हम लेंगे, और जो जहां पर भी हम इनको लेंगे। ये दुनिया को एडवर्टाइज करके बताया, पहले ही बता दिया हम करेंगे। अब उसके बाद ये जो रात 6-7 मई को जो एक्शन किया, ये 9 स्थानों पे किया, जिसमें से 4 स्थान पंजाब के थे। आप बहावलपुर, मुरीद के जब बात करते हैं ना, ये पाकिस्तान का गढ़ है, उनके जो आतंकियों का गढ़ है ये, और उसका पंजाब का हार्टलैंड है। और पंजाब का हार्टलैंड अगर आप मानते हो, और पंजाब ही कंट्रोल करता है पाकिस्तान में, तो उनके गढ़ पे जाके उनको मारा। अब हम एस्केलेशन कंट्रोल करना चाहते थे। एस्केलेशन कंट्रोल से क्या होता है, हम चाहते थे कि आगे ना बढ़े, क्योंकि हम फुल स्केल वॉर नहीं चाहते थे। लेकिन भारत फुल स्केल वॉर के लिए तैयार था। हम चाहते नहीं थे, लेकिन तैयार था। अगर पाकिस्तान आगे बढ़ता, तो हम, अगर बढ़ती जाती बात, बेशक हम हर एक लेवल पर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते, लेकिन हम तैयार थे कि फुल स्केल वॉर हो जाए तो हो जाए। हमने दुनिया से नहीं पूछा। तो उसके बाद क्या किया कि जैसे ही ये ऑपरेशन समाप्त हुआ, 23 या 27 मिनट लगे इसमें, आधे घंटे से कम में पूरा का पूरा ये इनके 9 स्थान जो है वो भ्रष्ट हो गए, और 100 से ज़्यादा उग्रवादी मारे गए उसमें। वो उग्रवादियों का नंबर से इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंस है इरादा। जिस प्रकार से हमने किया, वहाँ पर उनके घुटने टिक गए। उसके बाद ही हमने एकदम हॉटलाइन से उनको बता दिया कि देखिए, हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंप पर ही हमला किया है, पाकिस्तान की जनता पर नहीं, और पाकिस्तान की मिलिट्री पर नहीं, और हम इसको आगे एस्केलेट नहीं करेंगे। लेकिन हमने साथ में चेतावनी भी दी कि अगर तुम इसको एस्केलेट करोगे, तब हम इसको भी और भी ज़्यादा करके, हमारी तरफ से भी जवाब मिलेगा। तो वहाँ पर ही हम इसको रोकना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। अगली रात को क्या किया उन्होंने ड्रोन भेजना शुरू कर दिया, मिसाइल के साथ हमला किया, और हमारा एयर डिफेंस उसके लिए तैयार था। ये भारतीय एयर डिफेंस था, इंडिजिनस है ये। जितने भी लेवल्स हैं, सिवाय की आखिरी लेवल जो S-400 है, बाकी जो जितने भी हमारे इंटरनल सिस्टम्स थे, कमांड कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन वगैरह, वो सब भारतीय थे। हमने ही खुद ही बनाए ये। और एक ही इम्पोर्टेंट आइटम थी इसमें, S-400, जो एंड में थोड़ा सा काम में आई, लेकिन बाकी हमने सब इंडिजिनसली किया है, देशी सिस्टम से ही किया। अब पाकिस्तान इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि 2 चीज़ें हुई उस रात को। एक, जो भी उनके हमले थे वो हमने रोक दिए। उनके जितने भी ड्रोन थे वो अपने टारगेट पर नहीं पहुंचे। टर्की और चाइना को अपना आका समझ रहे थे, उनके भी सारे असलहे फेल कर दिए, वो सब फेल हो गए। और जब हमने वापस हमला किया, तो वो बिल्कुल स्ट्राइक हुआ। उनके एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सके। रावलपिंडी भी हमने विस्फोट किया, पिंडी भी, यस। जितने भी स्थान हमने किए, खास करके उनके एयर बेसिस पे, रावलपिंडी में, मुख्यालय में, सभी जगह हमने किए, लेकिन किए मिलिट्री टारगेट्स, चुन के मिलिट्री टारगेट्स, खास करके उनके एयरबेस। अभी तक भी उनका एयरबेस अभी तक भी एक ऑपरेशन नहीं हुआ, बोलते 6 जून तक होगा। लाइन पर नहीं है, बोलते 6 जून को ऑपरेशन होगा। इतना डैमेज हुआ है, राइट। उनका फिर HQ-9 एक पूरा बर्बाद हो गया, उनके एयरक्राफ्ट बर्बाद हुए। उसके बाद पाकिस्तान ने फिर से हमला किया। उन्होंने सोचा कि ठीक है, अभी फिर से ट्राई करते हैं। तो उसके अगली रात में उन्होंने फिर से ड्रोन अटैक किए और मिसाइल्स हमले किए, वो भी हमने रोक दिए। लेकिन इस बार जो जवाब किया हमने, कई जो साइट्स चुने हैं ना, उस साइड से बिल्कुल ही पाकिस्तान फिर घबरा गया। उनको लगा कि अब तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जहाँ पर भी भारत के ड्रोन्स और मिसाइल्स जा रहे हैं,
वो बहुत डैमेज कर रहे हैं। और इस बार हमने ये ब्रह्मोस भी इस्तेमाल किया, और ये 15 ब्रह्मोस सुनने में आता है वो इस्तेमाल किया, और बिल्कुल पिन पॉइंट, आप कहते 1 मीटर की एक्यूरेसी पर वो जाके गया। अगर छत के किसी एक मीटर का आपने कोई वहां पर डायमीटर बनाया होगा तो बिल्कुल उसके थ्रू में गया, 100% एक्यूरेसी, पिन पॉइंट, और उसको रोक नहीं सके। तब जाके क्या हुआ कि पाकिस्तान ने समझा कि अब तो ये बहुत मुश्किल है, वो फिर भागे गए अमेरिका के पास, भागते हुए गए कि देखिए भाई साहब बहुत मुश्किल है, बचा लो। तो अमेरिका की तरफ से भारत को संदेश आया कि देखिए आप इसको मान लीजिए, आप एक सीज फायर डिक्लेयर करो। तो भारत ने बोला आपके कहने से नहीं करेंगे हम। भारत ने बता दिया उनको साहब कि देखिए हम पहले दिन से ही हम पाकिस्तान को बोल रहे थे तुम एस्केलेशन बंद करो, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर पाकिस्तान एस्केलेशन बंद चाहता है वो जाके हमको बोले। तो घुटने टेक के उनके डीजीएमओ, हमारे डीजीएमओ के साथ बात की और कहे भाई साहब आप अभी हम आगे नहीं बढ़ सकते, माफ करें। हमने कहा ठीक है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया हम इसको फुल स्केल वॉर तक नहीं ले जाना चाहते थे, बेशक हम तैयार थे, लेकिन वाई गो टू वॉर? आई मीन भारत का क्या उसमें होता है? तो वहां पर बात अभी देखिए, उसके बाद तो प्रेसिडेंट ट्रंप, तो खैर प्रेसिडेंट ट्रंप उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हमने किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो कुछ नहीं थे ये तो। हाँ, प्रेसिडेंट ट्रंप ये अपने ही बयान से पलट रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि हमने सीजफायर कराया, कभी कह रहे हैं नहीं हमने सीजफायर नहीं कराया, हमने व्यापार के लिए कहा, फिर बोलते हैं नहीं मैंने खाली प्रपोजल भेजे थे। ये क्या ट्रंप का क्या समझा जाए, उनकी पर्सनालिटी क्या है? ट्रंप जो मैंने अपनी तरफ से समझा है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब बोल रहे हैं वो अपनी होम ऑडियंस के लिए बोल रहे हैं, जो अपनी पब्लिक के लिए बोल रहे हैं। उनको भी देखिए, प्रेसिडेंट खुद ही कह रहे हैं कि मुझे इसका श्रेय मिलना चाहिए, फिर कह रहे हैं कि नहीं मैंने खाली सलाह दी थी। लेकिन उनकी पब्लिक जहां पर है ना, जिस प्रकार से अपनी पब्लिक के साथ बातें करते, देखो आप समझ लो कि हमने ही किया है ये एंड ऑल दैट, हाँ, तो उनकी पब्लिक काफी खुश है कि ठीक है हमने भी कुछ करवाया। ये दो साउथ इंडियन देश हैं, काले देश हैं, आपस में इनको न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं करने आते। अगर अमेरिका नहीं होता तो न्यूक्लियर वॉर हो जाता है। तो वो उनकी तरफ से वो इम्प्रेशन है, लेकिन वो हकीकत वो नहीं है। असलियत तो ये है कि हमने किसी की दबाव के ऊपर ये सीज फायर या अंडरस्टैंडिंग नहीं की। ये पहले दिन से ही हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये जो पहला जो हमला हुआ हमारा, जो नॉर्थ टेररिस्ट कैंप उनके हेडक्वार्टर्स बर्दाश्त कर दिए, उससे पहले से ही हमने ये किया था कि हम ये करेंगे, उसके बाद पाकिस्तान को बताएंगे। तो जैसे ये नष्ट हो गए, हमारे डीजीएमओ साहब ने उनको बताया कि हमने तुम्हारे ये 9 टारगेट्स खत्म कर दिए हैं, तब जाके उनको पता लगा। तब तक वो सो ही रहे थे, उनको पता नहीं लगा। आई मीन कि कौन से टारगेट, पता तो लग गया होगा कि अटैक आ रहा है, लेकिन कहाँ हुआ क्या हुआ वो तो हमारे डीजीएमओ साहब ने उनको बताया कि भाई साहब ये हुआ है और हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। क्योंकि शहनवाज शरीफ का एक बयान आया है जिसमें वो बोले हैं कि वहाँ के सेना प्रमुख ने उनको रात के 2:30 बजे बताया कि भारत ने 1:30 बजे, इसका मतलब वो सो ही रहे थे। वो तो दूसरे दिन की बात है, 9-10 की रात की। वो तो आखिरी उस क्योंकि उस बार क्या किया हमने, उनके एयर बेसेस रावलपिंडी वगैरह में जिधर भी थे ना, जो उनके वहाँ पर हमला किया। और वो बिल्कुल, क्योंकि वो पिन पॉइंट प्रिसिशन से हमारी मिसाइल्स गई, तब जाके उनके घुटने टिक गए। उन्होंने कहा कि अगर ये एक दिन और बढ़ेगा, अभी तो 15 ही ब्रह्मोस पड़े हैं, अगर 150 पड़ जाते तो उनके पूरे एयर बेसेस, पूरे पाकिस्तान में 100% एयर बेसेस हम बंद कर सकते थे। उनकी HQ9 सिस्टम हम डिसेबल कर सकते थे। फिर क्या करते वो, उनके तो एयर कवर ही खत्म हो गया है। लेकिन हम उस विषय पर नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ, हम वहाँ पर नहीं जाना चाहते थे। हम पहले से कहा हम एस्केलेशन कंट्रोल करेंगे, तो वो एस्केलेशन कंट्रोल बिल्कुल कामयाब हुआ। तब वो घुटने पे आया और तब ये हुआ। तो अभी देखिए, अभी विदेश, आप यूरोपियन यूनियन को देखें या अमेरिका को देखें, अगर जितना ही भारत तरक्की कर रहा है, वो खुश है कि भारत मजबूत है, लेकिन वो खुश नहीं होंगे कि अगर भारत बहुत मजबूत बन जाएगा, क्योंकि फिर हम उनके कॉम्पिटिटर बन जाएंगे। और यूरोप नहीं चाहता है और अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत कंपटीशन में कोई ताकतवर नहीं। फिर एक बार हम कंपटीशन में, देखिए आप एक छोटी सी चीज़ देखिए, हमारा मिसाइल प्रोग्राम, मिसाइल नहीं सैटेलाइट प्रोग्राम, इसरो के प्रोग्राम, अभी मैं मानता हूं कि अमेरिका उससे आगे है, यूरोपियन यूनियन भी उससे आगे है, रूस भी हमसे आगे है। लेकिन जहां तक हम पहुंचे हैं, जिस कॉस्ट में हम सैटेलाइट भेजते हैं, लॉन्च करते हैं, तमाम देश संपर्क कर रहे हैं, तो वो कॉस्ट हमारा बाकी देशों से 25% है।
जिसका मतलब अगर हम 100 रुपए लगाते हैं वो 400 रुपए लगाते हैं। तो आप देखिए, अगर सैटेलाइट लॉन्च कोई करना चाहता है, वो अमेरिका या यूरोपियन यूनियन के पास, उनके एरियन स्पेस स्टेशन के पास क्यों जाए, वो तो भारत में आएंगे। हमारा तो सस्ता है। फर्क बहुत होता है। ये कंपटीशन जो है, क्योंकि अभी अगले 5-10 सालों में देखकर हम लीडिंग स्पेस पार्क होंगे, ठीक है, और जैसे हम स्पेस में आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा कंपटीशन किससे है? अमेरिका से है, यूरोपियन यूनियन से है, रूस से है और चीन से है। यही तो कॉम्पिटिटर है, और तो कोई देश है ही नहीं ना। तो वो जो मार्केट शेयर है उसमें हम वो बढ़ जाएगा, तो वो उनको अच्छा नहीं लगता। अभी आप देखिए वेपन्स, आर्म्स एक्सपोर्ट्स, आप यकीन करिए जिस प्रकार से भारत अपना ये जो हम हथियार बना रहे हैं, जिस प्रकार से हम जा रहे हैं, ये बहुत ही जल्दी हम बहुत मेजर एक्सपोर्टिंग देश हो गए पूरे विश्व में। और लोग बोलेंगे भाई हम तो भारत के हथियार खरीदेंगे, भरोसेमंद हैं और सस्ते हैं, हम अफोर्ड कर सकते हैं। अब जिस प्रकार से फिलीपींस ने हमसे ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है, फर्ज करो अगर वो अमेरिका से लेते, अमेरिका हो सकता है उनको भी वो पेट्रियट सिस्टम या कोई भी ब्रह्मोस नहीं, कोई और मिसाइल दे देता जो उसके मुकाबले में है, लेकिन कीमत उनको डबल या ट्रिपल देना पड़ती। ये फ़र्क है। तो हम कॉम्पिटिटिवनेस में, क्वालिटी में भारत अभी उस लेवल पर जा रहा है और हम मेजर एक्सपोर्टर बन जाएंगे अगले 10 सालों में। मुझे तो कोई शक नहीं है इसमें, क्योंकि हमारा अभी पब्लिक सेक्टर मजबूत है और प्राइवेट सेक्टर दिन ब दिन मजबूत बनता जा रहा है। और तीसरी चीज़, भारत की सरकार का जो रुख है वो उस तरफ है। तो आप देखिए सभी चीज़ें मिल गई हैं। ये आर्म्ड फोर्सेस की जो ताकत है, हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट DRDO वगैरह उनकी ताकत है, जिस प्रकार से वो रिसर्च कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्शन सेंटर्स जितने भी नवरत्न हैं उनके, और प्राइवेट सेक्टर, तो सबकी ताकत एक साथ मिल रही है। और ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी चीज़ है, पहले नहीं थी कभी भी ये। तो ये जो और डिफेंस, ये जॉइंट एफर्ट है, ये ठीक है, ये पॉलिटिकल विल दिखाती है, मिलिट्री कैपेबिलिटी दिखाती है, हमारी डिफेंस ये रिसर्च कैपेबिलिटी है, और सब चीज़ें जब मिल जाती है और प्राइवेट सेक्टर भी बीच में आ जाता है तो पूरा देश इकट्ठा हो गया है। तो ये हम आगे, तो अभी आप देखिए वेस्टर्न पास को क्यों अच्छा लगे, ये नहीं लगेगा, क्योंकि जितना ही स्ट्रांग भारत होता जाएगा, लोग हमको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। अभी आप देखिए इसी हालत में ये रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ। अमेरिका और यूरोप चाहते थे कि हम उनकी तरफ जाएं, तो भारत ने तो अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी लगाई, और ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो बहुत दुखी हुए थे। वो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ उनको कितना दुख हुआ। और यहाँ पर मेरी कई लोगों से हमारी मुलाकात होती है जो इनके सीनियर लोग हैं, और वो तो साफ दिखाई देता। बोलते हैं साहब आप क्यों रूस के साथ जा रहे हो? हमने कहा हम किसी के साथ नहीं है, हम तो शांति की तरफ है। और बोलते फिर आप उनसे तेल क्यों खरीद रहे हो? मैंने कहा इस समय तो यूक्रेन भी रूस से सामान ले रहा है, और पूरा यूरोपियन यूनियन गैस जो ले रहा है वो रूस से जा रहा है। मैंने कहा आप क्यों नहीं बंद करते? बोलते हमको तो ज़रूरत है। मैं कहता तो हमको भी ज़रूरत है। यू सी, ये धोखाबंदी जो इनकी होती है ना, वो समझते हैं कि भाई हम भी है और कोई नहीं है। तो हमारे विदेश मंत्री ने सबको बता दिया है कि देखिए ये मत समझिए कि तुम्हारे प्रॉब्लम दुनिया के प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो तुम्हारे प्रॉब्लम तुम्हारे हैं। मैंने कहा, और मैंने भी उनको बता दिया, मैं कहा जहाँ तक रूस और यूक्रेन की लड़ाई है वो तो तुम्हारी लड़ाई है। वो 2 वाइट क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं, आपस में बॉर्डर हैं, उनकी अपनी छोटी मोटी लड़ाई है, वो अपने लड़ते रहेंगे। मैंने कहा भारत इसके बीच में क्यों आए? तो ये जो धोखापन, ये जो इस प्रकार की ये जो बात करते हैं ये वेस्टर्न कंट्रीज़, यू नो, ये डबल गेम प्ले करते हैं। और हमको समझना चाहिए कि ये नॉर्मल है, हर एक देश ऐसे करता है, वो करेंगे। तो वो कोई बोलते कि देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल हुई है, अमेरिका हमको सपोर्ट नहीं करता है। मैं उनको सबको बताता हूँ, मैं क्या, देखिए अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है वो अमेरिका की जनता ने उनको चुना है अमेरिका के फ़ायदे के लिए, भारत के फ़ायदे के लिए नहीं। तो चीन का प्रेसिडेंट चीन का फ़ायदा सोचेगा, अमेरिका का, और बाकी अपना। तो भारत भी अपना ही फ़ायदा सोच रहा है, और अभी हमारे पास वो ताकत है उसको इम्प्लीमेंट करने की। हम दबाव में नहीं जाएंगे अभी, और दिन ब दिन वो जो दबाव लोग डालना चाहते हैं भारत के ऊपर, उनको लग रहा है ये बहुत मुश्किल है। भारत की जो स्थिति है वो बिल्कुल बदल चुकी है। और एक आखिरी सवाल वो ये बनता है कि भारत तरक्की कर रहा, आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है, और आज हम 5वीं आर्थिक शक्ति हैं, 4थी होंगे, तीसरे होंगे, ये मेरा टारगेट है। 47 तक और आगे बढ़ेंगे।
ऐसे में पाकिस्तान कर्ज में डूब रहा है, लगातार कर्ज लेकर के ब्याज दे रहा है, जो पहले कर्ज है उनकी किस्तें चुका रहा है। आईएमएफ ने अभी उसको फिर से लोन स्वीकृत कर लिया, लेकिन 11 शर्तें और लगा दी हैं, बहुत सख्त। टोटल 50 शर्तें हो गई हैं। क्या कुछ भविष्य दिखता है? आईएमएफ ने जो उसको लोन दे रहा है, कि ऐसा ना हो आतंकवाद के लिए इस्तेमाल करे, या अपने रक्षा बजट के लिए वो उसका इस्तेमाल कर सकता है? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, सबसे उनकी बजट की मैं पहले बात करता हूँ। उनकी बजट बनती कैसे है? सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी बोलती है देखिए हमको ये ज़रूरत है, तो वो अपना हिस्सा ले लेते हैं। जैसे कि एक बिल्ली है और बाकी चूहे हैं, तो बिल्ली बोलती है भैया मैंने ये खाना, वो अपना ले लेती है, फिर बाकी बोलते तुम लोग बांट लो। तो पाकिस्तान की वही हालत है। जो फौज की ज़रूरत है, जो फौज क्षमता उनकी बजट के लिए आवश्यक है, वो पहले ले लेगा, बाकी फिर वो पॉलिटिशियन जो भी करना चाहते हैं करें। ये शुरू से ही इनकी बजट का सिस्टम रहा है और आगे भी रहेगा, और उसको कोई बदल नहीं कर सकता है। जहाँ तक आईएमएफ ने लोन लिया है, आईएमएफ या वेस्टर्न कंट्री नहीं चाहती है कि पाकिस्तान बिल्कुल डूब जाए, लेकिन उनके चाहने से या ना चाहने से मुझे लगता है कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो हकीकत है वो होके रहेगी और पाकिस्तान टूट जाएगा। लोग बोलते हैं ये अच्छा नहीं होगा दुनिया के लिए। मैंने कहा देखिए, ये अच्छे बुरे का सवाल नहीं है, जो होना है वो होना है, और भारत इसमें कुछ नहीं कर सकता है। भारत ना तो पाकिस्तान को तोड़ सकता है, ना तो जोड़ सकता है। और मैंने कहा यही स्थिति है जहाँ तक अमेरिका और बाकी देश है, ना तो वो पाकिस्तान को तोड़ सकते हैं, ना तो उसको जोड़ सकते हैं, ना तो उसको टूटने से बचा सकते हैं। ये पाकिस्तान की जनता ही कर सकती है। अभी उनके ऊपर है वो क्या चाहते हैं, वो किस प्रकार से आगे चलना चाहते हैं। एक चीज़ मैं समझता हूँ एक स्टोरी के तौर से ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। पाकिस्तान की एक बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट है आयशा सिद्दीका, जिस सभी लोग इनके नाम जानते हैं, और कोई 10-12 साल पहले वो भारत में आई थी, उनसे हम मिले थे, और उसके बाद मुलाकात नहीं हुई, और अब जाके मैं 2 साल पहले वो फिर से वो आई थी, और तब जाके हमने उनसे मुलाकात की। वो पाकिस्तान में नहीं रहती है, वहाँ पर उसको मार देंगे, अभी लंदन में चली गई है, वहाँ से काम करती है। तो जब वो भारत में दूसरी बार आई 8-10 साल के गैप के बाद, अभी की बात कर रहा हूँ मैं, तब मैंने उनसे हमारी मुलाकात हुई और उससे पूछा, मैंने कहा भाई आयशा जी ये बताइए कि आप ये फ़र्क क्या देखते हैं भारत में इतने 8-10 साल जब आप दूसरी बार आए हैं। उन्होंने बोला देखिए, जब हम पहली बार आए थे तो जब स्ट्रीट्स में जब लोगों से बात करते थे तो पाकिस्तान उनकी नज़र में था, पाकिस्तान की बात होती थी कि पाकिस्तान देश है, बात होती थी, चलो दोस्ती करें या दुश्मनी करें जो भी करें, लेकिन इस बार तो पब्लिक में कोई भी पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा है। हम तो ऐसे हैं कि भाई एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये स्थिति, मैं थिंक टैंक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पब्लिक की बात कर रहा हूँ, जो उसका ऑब्जर्वेशन था। तो पाकिस्तान जो है वो इर्रेलेवेंट बन गया भारत के लिए। हाँ ठीक है, टेररिज्म करता रहता है, पहलगाम जैसे अटैक किए, उरी वाले अटैक हुए और पुलवामा जैसे अटैक हुए, ये मैं मानता हूँ, और इस प्रकार के अटैक मुझे लगता है आगे भी होने वाले हैं। उसका नतीजा क्या होगा वो हम देख लेंगे, क्योंकि अभी हमारी पॉलिसी सिर्फ मिलिट्री पॉलिसी नहीं है, अभी कैनेटिक नॉन कैनेटिक दोनों हो गई है। और नॉन कैनेटिक जैसे कि वीज़ाज रोके गए, इंडस वाटर ट्रीटी ख़त्म कर दी गई, ये दबाव पाकिस्तान के ऊपर बहुत पड़ेगा। ये जो नॉन कैनेटिक और कैनेटिक, और इसको कंपेल करेंगे हम। तो हमारी पॉलिसी पहले जो थी वो स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट जिसको बोलते थे, इसका मतलब हम कुछ नहीं करेंगे। तो जब हमने उरी और बालाकोट किया वो डिटरेंस पे चले गई। अब ये पॉलिसी कंपेलेंस पर जाएगी, हम कंपेल करेंगे, हम फोर्स करेंगे उसको रोकने की, और नहीं रोकेगा तो पनिशमेंट उसको मिलता रहेगा जब तक कि वो रोके ना। ये पॉलिसी है। तो मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो नुकसान उसको ही उठाना पड़ेगा। धन्यवाद बातचीत के लिए। यदि पाकिस्तान नहीं सुधरा तो उसको नुकसान ज्यादा उठाना पड़ेगा। भारत की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल साफ है, और आने वाले दिनों में भारत और शक्तिशाली होगा, ताकतवर होगा। तय बात है, यूरोपीय देशों को खलेगा भी, लेकिन भारत की ताकत और बढ़ने वाली है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।